थर्ड सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है बच्चों को ये लगता है कि एक ही कॉन्सेप्ट को बार बार पढ़ने से आपका ब्रेन उसको ज़्यादा टाइम तक याद रख सकता है, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है बच्चों। आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि री रीडिंग जो है ये अनइफेक्टिव होता है। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे आदत होते हैं जिनको चेंज करने से कोई भी एवरेज बच्चा जो है वो एक टॉपर बन सकता है, कोई भी नॉर्मल बच्चा जो है वो एक कंप्लीट जीनियस बन सकता है। ऐसे कुछ आदतें हैं, ऐसे कुछ हैबिट्स हैं जिनको अगर आप अभी इमीडिएटली चेंज करोगे तो आपको इमीडिएटली रिजल्ट आपको दिखेगा। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप जो मार्क्स डिजर्व करते हो, जो मार्क्स आप एक्सपेक्ट करते हो, आप वो मार्क्स ऑब्टेन कर पाओगे। कमी आपके मेहनत में नहीं था, कमी आपके स्ट्रैटेजी में था, कमी आपके प्लानिंग में था। तो डिफरेंस जो होता है एक टॉपर के अंदर और एक एवरेज बच्चे के अंदर, जो कि मेहनत तो सेम लेवल में करता है लेकिन कहीं ना कहीं टॉपर जो है उसका मार्क्स एवरेज बच्चे से बहुत ज़्यादा आता है। इसका पीछे का लॉजिक है कि जो तरीका है पढ़ने का, जो प्लानिंग है, जो स्ट्रैटेजी होता है एक टॉपर का, वो एक एवरेज बच्चे से बहुत ज़्यादा स्मार्ट तरीका होता है। तो हम लोग इस पूरे वीडियो में उन सारे खुलासों को किया जाएगा, उस हर वो टेक्निक जो एक टॉपर फॉलो करता है, उस सारे मेथड्स, टेक्निक्स, टैक्टिक्स, ट्रिक्स, उन सबको एक्सपोज किया जाएगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और मैं ये चीज़ का गारंटी लेता हूँ कि अगर आप इसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में या अपने एजुकेशन सिस्टम में अप्लाई करते हो तो गारंटी है कि आप बहुत अच्छे से मार्क्स ऑब्टेन कर पाओगे, अपने एग्जाम्स में हो या अपने नॉर्मल लाइफ में हो। सबसे पहला होता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या कि जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी मैथ्स का या कोई भी साइंस का अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट को सीख रहे हो तो ट्राई कीजिए कि उसको प्रैक्टिकल अप्रोच से आप सीखें। जैसे कि मैथ्स में मान लीजिए, मैथ्स में हर एक क्वेश्चन जो है, हर एक कॉन्सेप्ट जो है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है। ऐसा नहीं होता है कि मैथ्स है तो एक क्वेश्चन रहेगा और उसका एक सॉल्यूशन रहेगा, नहीं, इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी होता है। तो आप जहाँ भी कोचिंग करने जा रहे हो या स्कूल में जा रहे हो, आपको अपने टीचर से पूछना चाहिए कि सर जो मैथ्स का फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट आप सिखा रहे हो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होगा। उसी की तरह जब भी आप कोई साइंस को स्टडी कर रहे हो तो उसका प्रैक्टिकल अप्रोच आपको समझना जरूरी है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि नोट्स आपका ऐसा होना चाहिए कि आपको इजीली समझ आए। सेकंड, आप उसको इजीली रिवाइज कर पाओ। थर्ड, आपको बोरिंग ना लगे। फोर्थ, हर एक जो है, जैसे कि मान लीजिए एक चैप्टर है, चैप्टर में कॉन्सेप्ट अलग से रहना, चैप्टर में वन वर्ड आंसर अलग से रहना, उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया आंसर है उसको अलग से रहना, देन आपका फॉर्मूलास अलग से रहना, डायग्राम्स अलग से रहना, फ्लो चार्ट अलग से रहना। तो इस तरीके का आपको सेटअप बना के आपको नोट को बनाना, ताकि जो है आपके ब्रेन को बोरिंग ना लगे। पढ़ाई इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये एक मज़ेदार चीज़ है। अगर आप इसको बोरिंग बनाओगे तो आपको मार्क्स अच्छा नहीं आ सकता। थर्ड सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है बच्चों को ये लगता है कि एक ही कॉन्सेप्ट को बार बार पढ़ने से आपका ब्रेन उसको ज़्यादा टाइम तक याद रख सकता है, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है बच्चों। आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि री रीडिंग जो है ये अनइफेक्टिव होता है कि एक ही कॉन्सेप्ट को अगर आप बार बार पढ़ते हो, जो आपको ऑलरेडी आता है, अगर आप उसको बार बार पढ़ते हो तो आपको लगता होगा कि आपको वो कॉन्सेप्ट याद हो रहा है, लेकिन आपको थोड़ा भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। आप अपने टाइम को पूरी तरीके से वेस्ट कर रहे हो। इसीलिए कोई भी कॉन्सेप्ट को री रीडिंग नहीं करना है। इसके जगह आपको क्या करना है? इसके जगह आपको करना है सेल्फ क्विजिंग। सेल्फ क्विजिंग का मतलब क्या होता है? टेस्ट लेना, टेस्ट और रीटेस्ट। टेस्ट रीटेस्ट क्या होता है? मान लीजिए कोई भी कॉन्सेप्ट आपने सीखा, आपको उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार ही पढ़ना है, उसके बाद आपको कंटिन्यूस टेस्ट देते रहना है। ऐसा नहीं है कि जो टेस्ट होगा वो देखिए टेस्ट कैसा लिया जाता है आपको, अगर आप सेल्फ क्विजिंग करते हो, जो टॉपर लोग का मैं सीक्रेट आपको बोल रहा हूँ वो क्या, मान लीजिए आज आपने कॉन्सेप्ट को सीखा, नेक्स्ट डे आप उस कॉन्सेप्ट का टेस्ट लोगे, उसके बाद जो क्वेश्चंस आपसे नहीं होता है उसको आप एक वीक बाद लोगे, ठीक है। उसके बाद पूरा मंथ में जो आप सीखोगे इसको मिला के, रीटेस्ट को मिला के, आपको 1 मंथ बाद आपको फिर से टेस्ट आपको लेना है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको सेल्फ क्विजिंग करना है। इससे होता यह है कि आपका ब्रेन जो है वो इस तरीके से काम करता है। देखिए साइकोलॉजिकली अगर आप स्टडी करते हो तो आप अपना टाइम का सही तरीके से उपयोग भी कर रहे हो, और जितना मेहनत आप कर रहे हो उसके हिसाब से आपको जो है रिवॉर्ड भी मिलेगा, आपको मतलब आपको मेहनत का फल आपको मिलेगा। नहीं तो क्या होता है, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वो एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते रहते हैं, फालतू का टाइम वेस्ट। देखिए मान लीजिए आपने एक कॉन्सेप्ट को 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, तो 2 बार पढ़ने के बाद आपको जितना मार्क्स मिलना था ना, 5 बार पढ़ने के बाद भी आपको उतना ही मार्क्स मिलेगा। यस,
ये चीज़ ज़्यादातर बच्चों को पता ही नहीं है, और इसी चीज़ की वजह से जो है एवरेज और टॉपर के अंदर ये बहुत बड़ा जो गैप है वो क्रिएट हो रहा है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को समझ जाओ, ये जो सेल्फ क्विजिंग का मेथड या जो टेस्ट रीटेस्ट का मेथड, इसको आप अगर समझ जाते हो तो आप कहीं ना कहीं टॉपर के जो लेवल के बच्चे होते हैं उनको आप टक्कर दे पाओगे, आप उनसे शायद आगे भी निकल जाओगे। सेकंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है कि जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट को स्टडी कर रहे हो, ठीक है, मान लीजिए जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट को सीखते हो, चाहे वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, कुछ भी हो, आपको करना ये है कि जब आप नोट्स को बनाओगे तो आपको 3 चीज़ें वहाँ से अलग करना है। मतलब क्या कि आपको 3 चीज़ें वहाँ से छांटना है, आपको एलिमिनेट करना है कि देखो भाई ये 3 चीज़ें इस तरीके से होगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन का आंसर है, तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर आपने जो सीखा उसका की आइडिया क्या है, वन आपको निकालना पड़ेगा। सेकंड होता है कि न्यू आइडियाज़ क्या हो सकता है। थर्ड होता है कि यूटिलिटी बेस्ड आइडिया क्या हो सकता है। की आइडिया का मतलब क्या होता है? की आइडिया का मतलब होता है कि आपको जो आंसर है आपको पता होगा कि कोई एक कीवर्ड्स है या कोई की आइडिया है जिसके अराउंड जो है आपका पूरा आंसर रिवॉल्व हो रहा है, तो की आइडिया को आपको पहचानने आना। दूसरा होता है कि यूटिलिटी आइडिया। यूटिलिटी आइडिया मतलब क्या कि जो की आइडिया को आप सीख रहे हो उसका यूज़ क्या होगा, उसका एप्लीकेशन क्या होगा, उसके बारे में आपको समझ आना, आपको जानना, आपको पता होना। थर्ड होगा आपका न्यू आइडिया। न्यू आइडिया का मतलब क्या है कि जो आप की आइडिया जो आपने सीखा इसका मॉडर्न डे में क्या यूज़ हो सकता है, मॉडर्न डे में इसका क्या एप्लीकेशन है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग न्यू आइडियाज़। तो आपको ऐसा नहीं होता है कि मान लीजिए अगर आप 11th साइंस में या 12th साइंस में पढ़ रहे हो, आपको किस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए ताकि आगे जाके भी आपको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। उसका जो तरीका है वो कुछ ऐसा होना कि मान लीजिए अगर आपने आज कुछ कॉन्सेप्ट को सीखा, इसका की आइडिया ओके, इसका यूटिलिटी बेस्ड आइडिया ओके आपने सीखा, उसके बाद जब आप जो की आइडिया आपने सीखा है इसका मॉडर्न डे में क्या एप्लीकेशन है, इसका क्या यूज़ है, कहाँ इसका यूज़ हो रहा है, इसको आपको इंटरनेट है नेट पे पता करके आप उसको नोट डाउन करके रखिए। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर बच्चे फॉलो नहीं करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कि इंटरलिविंग मेथड। इंटरलिविंग मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि जब आप कोई कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको कैसा पढ़ना है कि आपको कुछ एक टाइम देना है, आपको एक गैप देना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आपको अगर 8 घंटा पढ़ना है तो आपको क्या करना है कि 2 घंटा जितना भी आपकी एफिशिएंसी है उसके हिसाब से आप पढ़ो, फिर आप थोड़ा सा गैप दो, फिर पढ़ो, फिर आप थोड़ा सा गैप दो, फिर पढ़ो, फिर आप थोड़ा सा गैप दो। इसका हम बोलते हैं कि इंटरलिविंग मेथड। तो एक टाइप का इंटरलिविंग होता है ताकि आप कंसंट्रेशन मेंटेन कर पाओ। दूसरा टाइप का एक इंटरलिविंग होता है, उसमें यह होता है मान लीजिए अगर आपने एक कॉन्सेप्ट को सीखा, आप एक ही कॉन्सेप्ट को बार बार मत पढ़ो ना, आप एक कॉन्सेप्ट को आपने सीखा, उसके बाद थोड़ा टाइम दो, थोड़ा दिन बाद, मान लीजिए एक महीना बाद उसको फिर से पढ़ सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही कॉन्सेप्ट को बार बार पढ़ रहे हो, आपको याद नहीं होता बोल के, तो ऐसा कभी नहीं करना, तो आपको वो चीज़ याद नहीं होता है। तो इंटरलिविंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टेक्निक होता है। उसके बाद जो होता है इसको मैं बोलता हूँ कि मास्टर स्किल्स। मास्टर स्किल्स मतलब क्या होता है कि एक ही टाइप का जो सब्जेक्ट्स है उसको आप साथ में स्टडी कीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि मैं ये चीज़ हमेशा हर बच्चों को बोलता हूँ कि हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने का अलग अलग तरीका है, हर एक सब्जेक्ट को अप्रोच करने का अलग अलग एक मेंटालिटी होता है। जो सोच रख के आप साइंस को पढ़ोगे वही सोच रख के आप मैथ्स को मत पढ़िए, वही सोच रख के आप इंग्लिश को मत पढ़िए। हर एक सब्जेक्ट जो बना है इसका पीछे एक अलग ही कारण है। उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं आपको समझाऊँगा कि हर एक सब्जेक्ट जो है ये क्यों बनाया गया, किस तरीके का सोच आपको रखना जब आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ोगे। तो फिलहाल इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए उतना टाइम नहीं है, तो हम लोग इसमें इतना ही समझेंगे कि हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए अलग अलग तरीका है। तो जो मास्टर स्किल्स मतलब क्या होता है कि आपका जो एक टाइप का सब्जेक्ट होता है, जैसे कि मैथ्स और साइंस एक टाइप का सब्जेक्ट है, तो इसको आप एक साथ पढ़िए। मान लीजिए आपने 1 घंटा मैथ्स पढ़ा, फिर आप 1 घंटा साइंस कीजिए, फिर आप 1 घंटा मैथ्स कीजिए, फिर आप 1 घंटा साइंस कीजिए। आप ऐसा मत कीजिए, आप मान लीजिए आप सोशल साइंस पढ़ रहे हो, फिर आप मैथ्स पढ़ रहे हो, फिर आप सोशल साइंस पढ़ रहे हो, फिर आप मैथ्स पढ़ रहे हो। इस टाइप का पढ़ाई आपको नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये जो है ऑपोजिट सब्जेक्ट्स है। सोशल साइंस एक अलग टाइप का सब्जेक्ट है जिसमें अप्रोच अलग होता है, एक अलग टाइप का सोच आपको डेवलप करना पड़ता है। दूसरी ओर जो साइंस और मैथ्स होता है इसमें एक अलग टाइप का सोच आपको डेवलप करना पड़ता है। तो इन 2 सब्जेक्ट का जो है तरीका पढ़ने का अलग है, तो इनको साथ में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, अलग अलग टाइप सबको पढ़ना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं मास्टर स्किल्स, मतलब सिमिलर स्किल्स जो है उनको एक साथ आप पढ़िए, एक साथ आप सीखिए। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है एफर्ट इज इक्वल टू रिटेंशन। जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे कोई चीज़ को याद करने के लिए,
उतना ज़्यादा टाइम तक आपको वो चीज़ याद रहेगा। तो याद रखिएगा कि ऐसा नहीं होता है कि आप अगर अपने ब्रेन को ज़्यादा ज़ोर डालते हो तो आपका ब्रेन फट जाएगा या आप पागल हो जाओगे, ये सब फालतू बात है। आपका ब्रेन का जो पोटेंशियल है ये बहुत ही एक्सट्रीम लेवल में है, बहुत ही ज़्यादा है। हाँ, सही तरीके से इसको ऊपर फोर्स अप्लाई करना, सही तरीके से आपका जो ब्रेन है उसका यूज़ करना, ठीक है। तो देखिए, एक चीज़ मैं आपको बोल देता हूँ कि ज़्यादातर इंसान लोग अपने पूरे लाइफ स्पैन में 1% से ज़्यादा अपने ब्रेन का यूज़ नहीं करते। 1% भी छोड़िए, 0.1% से भी ज़्यादा शायद अपने ब्रेन का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन उनका ब्रेन का जो एबिलिटी है, जो पोटेंशियल होता है वो 100% तक होता है, 100%।